नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आप हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं हर हफ्ते दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी हर हफ्ते की तरह मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत अजमेर कांड के साथ। सर, अजमेर के बहुचर्चित वर्ष 1992 के ब्लैकमेल कांड का जो फैसला है वो 32 साल के बाद आया है। छात्राओं को न्याय मिलने में इतना लंबा समय लग गया। और दूसरी तरफ कोलकाता रेप कांड और महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तो एक तरफ तो न्याय मिलने में इतनी ज्यादा देरी और साथ ही साथ जो है ऐसे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते घिनौने अपराध, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही कह सकते हैं, दोनों दुखदाई स्थिति है। जिस देश की संस्कृति ये कहती है कि महिला पूजनीय है, जिस घर में महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्रे मनाते हैं, कंजकें पूजते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, सारे त्योहार हैं। तो उस देश में कोलकाता जैसे कांड, बदलापुर के बाद भी कई और आए दिन रोज बलात्कार और दुष्कर्म के ये सारे आ रहे हैं। ये दुखदायी है। उसका जो आपने अजमेर कांड की बात करी, कोलकाता कांड में तो अभी पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद क्या पोजीशन तथ्य क्या सामने आएंगे वो। और वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी सक्रिय है इस कांड में, और सारा प्रशासन इस समय लगा हुआ, सरकार न्यायपालिका सब इसी का है। लेकिन यहाँ पे जो अजमेर कांड की 32 साल अपने आप में एक इतना शर्मनाक या कह सकते हैं व्यवस्था प्रश्न चिन्ह है कि 1992 में ये कांड शुरू कहाँ से हुआ। जो वहाँ के चिश्ती दरगाह है, उसके जो खादिम हैं, उनके लड़के थे, उन्होंने एक लड़के से दोस्ती की, दोस्ती को उसके दुष्कर्म किया, उसकी फ़ोटो ली, उसको फिर उसकी महिला मित्र को उन्होंने बुलाया फार्म हाउस पे, और वहाँ से फिर जो सिलसिला चला, 100 लड़कियाँ उस समय जो आरोप है इस कांड में स्लिप हो गई, मैं शिकार हुई। और उसमें समय समय पे 4 आरोप पत्र दायर किए गए सरकार पुलिस की तरफ से, और चारों आरोप पत्र पर पीड़ित लड़कियों को दोबारा अपने सारी स्टेटमेंट देनी पड़ी। और जो दर्ज रिपोर्ट कराई 100 में की बजाय 30 ने कराई, और अंत में जाकर 2 ही विटनेस हॉल में स्टैंड करी, जिनके कारण ये 6 अभियुक्तों को उम्र कैद मिली। तो ये एक न्याय नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि न्याय है, देरी से मिला न्याय नहीं कहा जा सकता। 32 साल बाद लड़कियां कहाँ की चलेगी वो, और व्यवस्था हमारी सारी, इसके ये कमज़ोर पहलू है इसको कहते। अगर उस समय जो आज कोलकाता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय दिखाई देता है, प्रशासन अब सक्रिय है, उसके बाद अगर उस समय इस तरह होता, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेता, तो शायद इस स्थिति कुछ और होती, ये कांड ना होते। जो कानून बने हुए हैं, कानून पहले से भी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है, जो लागू करने का ढंग है, पुलिस ने उस समय भी लापरवाही का, 92 में भी, आज 2024 कोलकाता इसमें भी करी। कानून तो वो भी थे, आज भी है। अगर इनको लागू नहीं किया जाएगा ठीक ढंग से, तो परिणाम इसी तरह आएंगे ना, जो हमारे सामने रोज देखने को मिलते हैं। दुखदाई पहलू, एक पहलू तो ये आ गया। दूसरा हमारा ये लगता समाज का नैतिक पतन भी है। महिला की तरफ देखना, उसको जो अपने पहले हमारी संस्कृति में था कि पत्नी को छोड़कर दूसरी माता या बेटियां, इस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अब जो है वो दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है, उसी का परिणाम है। और उसका कारण एक ये है कि सोशल मीडिया, उस पर सब कुछ, मोबाइल में सब कुछ, छोटी उम्र में जब बच्चों को ये सब देखता है, और हिंसा भी देखती है, ये काम, सेक्स, सब कुछ दिखाई देता, तो उसकी रिएक्शन भी होता। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं समझता हूँ कि सरकार को भी, समाज को भी, और ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया, ये तीनों को मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए ताकि ये 32 साल का जो है, ये 32 दिनों में अगर फैसला आ जाता तो शायद ये ऐसी स्थिति भारत में ना होती। लेकिन ये एक सारी प्रक्रिया में एक आत्मचिंतन की जरूरत है, और सरकार को और समाज को, दोनों को। ये हम बच्चों को घर में हम बराबर धांगड़ी मानते हैं महिला को,
पुरुष अधूरा है महिला के बिना, तो उस स्थिति को भी हम नहीं ध्यान रख रहे। और ये मान सम्मान तो दूर, हम तो एक अमानवीय स्थिति में पहुंच गए। ये राक्षस वृत्ति है जो कोलकाता में हुआ या जो अजमेर में हुआ, जो इससे पहले निर्भया कांड हुआ, ये सारे ये एक मानवीय ढंग से ये राक्षस वृत्ति है। तो इसको ये एक चिंता से दुखदाई है। सरकार और समाज मिलकर ही इसको संभाल सके। संस्कार देने बड़े जरूरी है, वो घर आंगन से शुरू होंगे। बिल्कुल। सरकार तो बाद में आएगी, पहले परिवार समाज आएगा। वो अपने बच्चों को किस संस्कार में देते हैं वो आगे जाके समाज निर्धारित करेगा। तो मैं समझता हूँ ये सारे मिलकर ही हो सकता है, कहीं एक दूसरे पे उंगली उठाने से नहीं होगा कि हम सरकार को दोषी जाएं, वो सरकार पुलिस को करे, पुलिस समाज को करे। ये तीनों जगह पे अपनी अपनी जगह हम समझते अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं, बच्चों को संस्कार दें और कानून को भी सख्ती से लागू करें, ताकि ये एहसास हो कि जो इस तरह का करेगा उसको बचाव नहीं हो सकेगा। हालांकि सर, निर्भया कांड के समय फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी जो है वो उसको न्याय मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हो पाया। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट परमानेंट एक सूची बिल्कुल बने सर, हाँ। तभी हल होगा ना। अगर इसको हमारे लाखों करोड़ों बड़े छोटे से जो न्यायालय स्तर पे है, जिला स्तर पे, उनमें हजारों करोड़ों पड़े हैं। अगर ये भी रूटीन में चले जाए केस, तो इनको न्याय क्या मिलेगा? मैं कम से कम तो जो बलात्कार और दुष्कर्म की ऐसी घटनाएं करते हैं उनको एक फास्ट ट्रैक पे एक समय सीमा के बीच में जब तक हम न्याय नहीं दे पाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन और पोलैंड यात्रा की। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर थे और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से शांति वार्ता की बात करते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता तक का ऑफर दे डाला है। तो आप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इस यात्रा का क्या असर पड़ता देखते हैं? देखिए, मध्यस्थता वाली बात तो नहीं, मैं सहमत हूं आपसे। एक उन्होंने ये कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है। पोलैंड में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि कोई भारत पे लगता है कि न्यूट्रल है रूस और यूक्रेन के मामले में लेकर। वहां पे उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शांति के साथ खड़ा है, हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में खड़े हैं और समस्या का समाधान संवाद से होना चाहिए, युद्ध को। और ये जो आपने बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसका यूक्रेन का जो यात्रा है 1991 में बना है। यूक्रेन का अस्तित्व 1991 में आया है। तो ये पहले प्रधानमंत्री जो गए हैं और पिछले महीने रूस में गए, पुतिन के साथ इन्होंने वहाँ पे बात करी, तो वहाँ पे भी इन्होंने यही बात कही कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं निकलेगा, आपको संवाद की बात करनी चाहिए। और ये पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैं समझता हूँ नेता बने हैं जो एक महीने में इधर भी गए हैं उधर भी गए हैं और स्पष्ट रूप से रूस के साथ हमारी मित्रता बहुत गहरी है, बड़े पुराने संबंध हैं। और उसको देखते हुए भी इन्होंने आमने सामने बैठ के पुतिन से बात करके युद्ध समाधान नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको अप्रिशिएट उस समय अमेरिका भी और यूरोप सब ने किया था। और आज की इस जो यूक्रेन की यात्रा, इसको भी यूरोप सहित अमेरिका, इंग्लैंड सब ने इसको इस पर ध्यान था। और जो शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनको अप्रिशिएट किया कि ये एक मित्र देश के नाते मोदी ने एक भूमिका निभाई है, एक संतुलन शांति की वार्ता को आगे बढ़ाया। देखिए, यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उन्होंने मांगा कि भारत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। यूक्रेन भूल रहा है कि यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। अगर अतीत में जाएं, यूक्रेन ने हमेशा इंडिया का, भारत का विरोध किया है और पाकिस्तान को औजार भी दिए, हथियार भी दिए और कश्मीर के मुद्दे में भी। इसके बावजूद भी आज भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं क्योंकि वो शांति वार्ता, शांति से समस्या का समाधान चाहते हैं। और मानवीय पक्ष से उन्होंने मेडिकल जो सुविधाएं हैं, जो किट दिए, क्यूब दिए 4, वो भी साथ लेके गए। और वहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि संवाद के द्वारा हल होना चाहिए। तो ये चीज़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने की, ये देखी गई है और ये संकेत देती है भारत के बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और कद का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। दोनों देश, क्या अमेरिका, इंग्लैंड, सब मोदी की तरफ देख रहे हैं कि अगला कदम क्या करते हैं। और दोनों देशों ने एक तरह से मैं समझता हूँ कि अपने अपनी भावनाएं इनको प्रकट की हैं और ये दोनों को आदान प्रदान कर रहे हैं कि दोनों देशों की भावनाएं एक दूसरे के नेता को बता रहे हैं कि ये स्थिति है, ये भावना है,
इसके आगे का कदम जो मध्यस्थता की आप आने वो अगला पड़ाव आएगा। अगर दोनों की भावनाएं समझे, जो समझाने का प्रयास कर रहा है एक भारत एक समय में समझता हूँ, अगर दोनों देश समझ जाएं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महायुद्ध के बिल्कुल बने हुआ जो बादल बनाए जो अगर बुद्ध, तो वो मैं समझता हूँ टल सकता है। नहीं तो दोनों देशों की हालत आर्थिक भी मानवीय पक्ष से भी ये एक कठिन दौर से निकल रहे हैं। तो बेसिक है कि भारत ने जो पहले कहा कि हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के पुजारी हैं, तो बुद्ध वाली भूमि शांति वार्ता है। तो मोदी का ये कदम या भारत का ये कदम मैं समझता हूँ सराहनीय है और समय के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भारत की दस्तक भी है कि हम हैं। अब हमें कोई अनदेखी नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका, चाहे रशिया, चाहे चाइना, कोई भी है। अब भारत उस स्थिति में बन रहा है एक शांति दूत का, जो एक मैं समझता हूँ कि ये मोदी की भूमिका एक शांति दूत वाली कही जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध की जगह शांति आए और शांति ही समाधान है। और इस बात का आज स्पष्ट संदेश भारत ने दुनिया और देश दुनिया सबको दे दिया है। तो इसको इस दृष्टि से देखें कि भारत का कद बड़ा है। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा उस विषय पर जिसके बारे में पिछले 8-10 दिनों से काफी ज्यादा बात की जा रही है, यानी कि लेटरल एंट्री की। सर, संघ लोक सेवा आयोग ने ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के अपने विज्ञापन को रद्द कर दिया है और इस एंट्री का विपक्ष ने भी विरोध किया था। तो आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? देखो, लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप सीधी भर्ती कर बिना किसी जो IAS, IPS या UPSC के पेपर के बिना आप। और ये पिछले जो रद्द हुई है इसमें 24 मंत्रालय ने कोई 45 पद निकाले थे जो जॉइंट सेक्रेटरी के, डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर रैंक के, और ये होते हैं विशेषज्ञ और इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 3 से 5 साल के लिए। अब विपक्ष ने जब मुद्दा उठाया कि इसमें आरक्षण का वैल्यू नहीं रखा, बिल्कुल, और इसलिए इसका विरोध किया कि यह आरक्षण के खिलाफ है, ये फलाना, इसके भावनात्मक मुद्दा बनाया। और उसके साथ साथ जो इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी पासवान, उन्होंने भी इस मुद्दे को आगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू इसके था। अतीत में जाएं तो ये जवाहरलाल नेहरू के समय भी लेटरल अपॉइंटमेंट होती रही है, इंदिरा गांधी के समय भी हुई है, राजीव गांधी के समय है, मनमोहन सिंह और मुंटेक सिंह खुद लेटरल अपॉइंटमेंट है, वो प्रधानमंत्री तो बाद में बने हैं। नरसिम्हा राव ने उनको इकोनॉमिक विशेषज्ञ के रूप में लेटरल एंट्री देके उन्होंने आगे मुंटेक सिंह को दी। और अगर और बात करते UPSC गवर्नमेंट के सरकार में जो चेयरपर्सन बनी थी सोनिया गांधी, उनकी राहुल गांधी के मदर है, उनके साथ जो जितने उन्होंने एडवाइजर रखे थे वही लेटरल अपॉइंटमेंट। तो ये एक पहली दफा नहीं हुआ। इवन 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बीच में भी लेटरल अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो एक विशेषज्ञ है, जो किसी समय अपने पेपरों में नहीं गए, वो अपने एक फील्ड के माहिर है, उनको 3 साल के लिए लाना ताकि उस डिपार्टमेंट की गति को तेज करना, विकास गति बढ़े। कोई नया खून जैसे आ जाता है कि नई सोच आती है सरकार को, नया खून नई सोच आए तो विकास का कार्य करता है। इस स्थिति से देखो, आरक्षण की बात तो न पहले थी न अब थी, लेकिन अब सरकार, क्योंकि आंकड़ा 240 है भाजपा के पास, सहयोगी दल की चाहिए, विपक्ष भी सुनेगा, तो ये एक मैं इसको और एक दृष्टि से भी देखता हूँ। यू टर्न तो हो गया, क्योंकि इसके पहले वक्फ बोर्ड का भी आया था, फिर प्रसारण विधेयक भी आया था, सरकार ने उसमें भी एक समितियों में भेज के अपनी स्थिति को बचाया। ये देखिए, मैं इसको लगा मोदी और शाह या जो भाजपा का नेतृत्व है वो इतना अनजान नहीं है कि हर समय यू टर्न के लिए तैयार हो या लचीलापन है। वो मतदाता को एक संदेश भी देना चाहता है कि आपने हमें भाजपा को 272 नहीं दिए, तो देखो ये देश हित की जो बातें हैं उस पर भी हमें ये स्थिति देखना पड़ती है। तो आगे जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, उपचुनाव आएंगे, तो इसे भावनात्मक मुद्दा बना के मतदाता को आकर्षण करने का भी एक ढंग हो सकता है। कोई राजनीति का होता है, कोई जो कहते हैं होता नहीं, जो होता वो कहते नहीं है। तो ये एक इंडिकेशन मतदाता को भी है कि आप देख लो, हमें आपने नहीं दिया, तो ये माध्यम वक्फ भी करना चाहते थे, प्रसार भारती का भी करते थे, ये भी करना चाहते थे, ये सारे देश हित में हमारे व्यक्तिगत तो है नहीं। तो वो मतदाता को एक संकेत या संदेश समझे दे रहे हैं। तो आगे क्या मतदाता इसको कैसे स्वीकार करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी एक बात कह सकते हैं कि
सरकार पे दबाव तो है, ये मजबूरी तो सरकार की बनी, राजनीतिक मजबूरी भी बनी और ये दबाव भी बना। प्रतिपक्ष को इस बात का जो समझना चाहिए कि राष्ट्रहित की जो बातें हैं, लिटरल अपॉइंटमेंट ये कोई पॉलिटिकल नहीं थी, ये राष्ट्रहित की बात है, इसको इस स्तर पे ले जाना। अतीत में जब आपने किए तो आपने तो इलेक्शन की बात उठाई नहीं, ना किसी समय में भी नहीं किसी ने उठाई, क्योंकि वो टेम्पररी 3 साल के लिए 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट है। तो इसको इस भावनात्मक मुद्दा बनाना या करना ये देश हित में नहीं है। ये चीज प्रतिपक्ष को भी समझनी चाहिए कि हर मुद्दे को आप जब इस तरह सोचेंगे, जातिगत आधार पर राजनीति ले जाएंगे, तो ये देश को एक भिन्न जातियों में बांटने वाली स्थिति हो जाएगी, जिससे देश उभरना चाह रहा है तो दोबारा आप उसी में ले जाने चाह रहे हैं, उस गड्ढे में, जाति वाले गड्ढे में फेंकना चाहते हैं, तो ये नुकसानदेह होगा। इस बात को पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखना चाहिए जी। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे बात करेंगे भारत के लोगों के दूसरे देशों में शरण लेने की। सर, भारत में जान का खतरा बताते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और 2024 के 6 महीने में ही 16,800 लोगों ने कैनेडियन एयरपोर्ट्स पर शरण ली है। तो आप इस चिंतनीय विषय के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। ये बड़ा चिंतनीय और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये 80 के दशक में पंजाब में शुरू हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले और बाद। उस समय जो पॉलिटिकल राजनीतिक शरण जिसको हम कहते हैं, वो अकालियों के माध्यम से भी गए, पूर्व नेता जो विधायक थे, जो MP थे, उन्होंने भी चिट्ठियां दी, क्योंकि वहां पे जाना और एक चिट्ठी साथ पत्र लगता था कि हाँ इस परिवार को मैं जानता हूँ, एक विधायक चाहे पूर्व हो या MP जो भी, वो पत्र साथ देता था कि मैं इसको जानता हूँ, ये राजनीतिक विरोध के कारण इस पे पुलिस का दबाव है, तो इसको वहाँ पे राजनीतिक, उस समय तो लचीला बंद था, कनाडा में जो गए वहाँ पे सेटल हो गए और चिट्ठी एक पॉलिटिशियन की मिलती थी उस समय। तो अब एक कारण वो भी है कि जो 84-80 के गए हुए हैं उस दशक के, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, वो भी इसी तरह आगे पे वो भी आ जाए, तो ये आगे माना। अब इसमें दूसरा मुद्दा जो गंभीर वो है कि जो 16,800 कनाडा का आपने बताया, उसमें 30% पंजाब के, 70% रेस्ट ऑफ इंडिया के। तो अब वहां पे जो जाना शुरू हुआ, वहां की स्थिति तो पंजाब वाली नहीं थी उस समय। अब तो स्थिति ना पंजाब में ना रेस्ट ऑफ इंडिया में। इसके बावजूद ये अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कनाडा ने कहीं जो अपना परमानेंट सिटीजन देने के जो कानून पीछे बदले हैं वो सख्त किए हैं। तो अब ये लेते हैं कि टूरिस्ट वीजा बनाया या स्टडी वीजे पे गए, वहां पर जाकर फिर वो अप्लाई कर देते हैं कि हमें पॉलिटिकल शरण है। तो ये दोनों कारण मैं समझता हूँ कि कनाडा सरकार के जो सख्त किया उन्होंने वीजा देने के लिए, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये हल निकाला, पंजाब में निकाला, रेस्ट ऑफ इंडिया में शुरू हो गया। पर ये मुद्दा केवल वीजा प्राप्ति के लिए नहीं, देखो कनाडा हमारे जो संबंध है पहले तनावपूर्ण है, वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थक हैं या अलगाववादी हैं वो सक्रिय है। अब वो भी कर सकते हैं, उनके शहर पे भी यहाँ से आदमी जा सकते हैं, पर दूसरे शहरों में या देश के दूसरे भागों में उनका भूमिका नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ स्टडी वीजा या टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो वहाँ पे शरण मांग रहे हैं। तो अगर कनाडा इस मुद्दे को उछाल सकता है भारत के विरुद्ध, इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कनाडा के हमारा आगे, हम कनाडा को कहते हैं कि वो अलगाववादियों खालिस्तानियों को सक्रिय है वहाँ पे और वो प्रोटेक्शन देता है। उनके जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो, वो उसको शह देते हैं। तो अब जब ये आ गए तो वो एक भारत के विरुद्ध एक और मुद्दा बन जाएगा कनाडा को उछालने के लिए। तो भारत सरकार को इस पे एक चिंतन का विषय भी है, चिंता का विषय भी है, और देशवासियों को सोचना चाहिए कि किस हिसाब से ये सारी बातें, कि जो परिवार जा रहे हैं उनके पहले या तो वहाँ बैठे हैं या नए जा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति बड़ी गंभीर है, देखने में छोटी लगती है पर है गंभीर। ये 2-4-10 साल में 80 के दशक के गए उनके परिवार अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये स्क्रूटनी होनी चाहिए, वे कौन से नए जा रहे हैं या उन्हीं के पुराने जो वहाँ पे बैठे हैं, या नए कोई स्पॉन्सर्ड पैसे देके जो बाहर से भी आते हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने प्रभावित किया पीछे जो 3-4 साल पहले 2020-21 में जो शुरू हुआ। तो ये पहले उस हिसाब से भी देखने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि अगर इसकी अनदेखी की तो आने वाले समय में समस्या बढ़ सकती है।
बिल्कुल। तो आज प्रोग्राम चर्चाए खास में एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत सारे गंभीर विषयों पर बातचीत की है। हम हमेशा यही कहते हैं कि विषयों पर चर्चा से ही कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आज प्रोग्राम चर्चाए खास को एक बार फिर से यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।